आपने बचपन में कंचे खेले हैं ना, सबने खेले हैं। तो कंचे में क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक कंचा रखते हैं और दूसरे कंचे से उसको मारते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं गेम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। कैरम भी आप सबने खेला है। कैरम में भी एक स्ट्राइकर होता है और उससे आप सारे गोटियों को मारते हैं। तो यहाँ पे घटना क्या हो रही है कि आप एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को आरोपित कर रहे हैं किसी वेग से और दोनों में टक्कर हो रही है। तो इस प्रकार साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि टकराना अर्थात संघट्ट। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में टकराने को ही संघट्ट या कोलिजन नहीं कहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो वस्तुएं आपस में टकराती भी नहीं हैं और हम उसे संघट्ट कहते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो क्या होता है, जब बौछार होती है तो आप देख सकते हैं कि कुछ उसके ऊपर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो उससे नाभिक से, सोने की या गोल्ड के एटम से टकराने के पहले ही वो विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन इसे भी संघट्ट कहते हैं, क्योंकि वो इतने कम दूरी तक आए कि उनमें आपस में अन्योन्य क्रिया हुई, म्यूचुअल एक्शन हुआ। तो अब हम जनरल फॉर्म में कहेंगे कि दो वस्तुओं का टकराना या उनमें आपस में अन्योन्य क्रिया होना संघट्ट या कोलिजन कहलाता है। संघट्ट में टकराने वाली दो वस्तुओं के बीच एक अधिक परिमाण का बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है, इसलिए दोनों वस्तुओं के वेग में परिवर्तन हो जाता है। संघट्ट दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब हम देखेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होती है। वह संघट्ट जिसमें निकाय का, अर्थात जो दोनों वस्तुएं टकरा रही हैं वो हमारा निकाय है, तो जिसमें निकाय का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, उन्हें प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। इसमें ये बात ध्यान देने लायक है कि रेखीय संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, इसलिए कुल ऊर्जा भी संरक्षित होगी। इनके उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जो हम कंचे खेलते हैं वो कांच के या हाथी दांत के यदि बने हुए तो उनके बीच संघट्ट भी लगभग प्रत्यास्थ होती है। इसके पश्चात है अप्रत्यास्थ संघट्ट। किसी संघट्ट में यदि निकाय का रेखीय संवेग तो संरक्षित होता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, इस प्रकार के संघट्ट को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अब इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान देना है कि कुल ऊर्जा तो संरक्षित होगी ही, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। तो इस प्रकार की अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित होगा, कुल ऊर्जा संरक्षित होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, क्योंकि इसमें से यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है यदि उसका कुछ भाग प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि अन्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये संघट्ट के प्रकार हुए। एक विमीय संघट्ट के प्रकार हुए, अर्थात जब दो पिंड एक ही सरल रेखा में चल रहे हैं तब हमने देखा। यदि दो पिंड एक ही सरल रेखा में गति न करें लेकिन एक ही तल में चलते रहें तो संघट्ट के पश्चात दोनों की वेग की दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं और इस प्रकार के संघट्ट को द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। कैरम खेलते समय स्ट्राइकर से जब आप किसी गोटी को मारते हैं तब यदि उस गोटी की दिशा अलग हो, स्ट्राइकर की दिशा अलग हो, तो यह द्विविमीय संघट्ट के अंतर्गत आती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यदि दो वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट्ट होती है तो टक्कर के पश्चात या संघट्ट के पश्चात उनका वेग क्या होता है, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरा ऑब्जेक्ट है B। A का ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है m1,
B का है m2, जो कि u1 और u2 वेग से क्रमशः चल रहे हैं। मान लीजिए इनमें टक्कर होती है और टक्कर के पश्चात A का वेग हो जाता है v1 और B का वेग हो जाता है v2। तो हमें ज्ञात है कि यदि प्रत्यास्थ संघट्ट होती है तो इनमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित होते हैं, अर्थात टक्कर के पहले का रेखीय संवेग और टक्कर के पश्चात का रेखीय संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा, अर्थात बराबर होगा। तो हम देखें टक्कर के पहले का रेखीय संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू टक्कर के पश्चात का या संघट्ट के पश्चात का रेखीय संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा कुल निकाय का रेखीय संवेग है टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात। और प्रत्यास्थ संघट्ट में चूंकि ये वन डायमेंशनल है, एक विमीय है, इसलिए रेखीय है, हमने इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में गति लिए है, दो डायमेंशंस नहीं ली। इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, यदि m1 वालों को एक तरफ कर लें ये दोनों पदों को, तो m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये हमें मान लीजिए मिल गया इक्वेशन नंबर 1। इसके पश्चात हमें ये भी ज्ञात है कि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। तो सिस्टम की गतिज ऊर्जा क्या थी, टक्कर के पहले हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को हल करने पे हमें मिलेगा हाफ हाफ सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, m1 वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे तो हमें मिलेगा m1 कॉमन निकालेंगे, ये दोनों को एक और ला करके u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये मान लीजिए हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम यदि इक्वेशन नंबर 1 से भाग दे दें तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसको हम सूत्र का उपयोग करके लिख सकते हैं u1 प्लस v1 एक ब्रैकेट में और दूसरा u1 माइनस v1। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए u1 माइनस v1 और m1 कट जाएगा, बचेगा केवल u1 प्लस v1, और वैसे ही इधर से m2 कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा v2 प्लस u2, या हम कह सकते हैं u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इससे हम इस इक्वेशन से हम ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि u1 माइनस u2 ये क्या है, ये दोनों का आपेक्षिक वेग है, और u1 माइनस u2 मतलब टक्कर के पहले दोनों वस्तुएं पास आ रही थी तभी टक्कर हुई, तो ये पास आने का आपेक्षिक वेग हो गया ये। अब टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये हो जाएगा दूर जाने का आपेक्षिक वेग। अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के पश्चात दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। अब हम जो टक्कर के पश्चात v1 और v2 की गणना करेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन से देख सकते हैं, हमें यदि A पिंड का वेग ज्ञात करना है टक्कर के पश्चात का, अर्थात v1 ज्ञात करना है हमें,
तो V1 जब हमें ज्ञात करना होगा तो थर्ड इक्वेशन से हम लिख लेंगे V2 इक्वल टू क्या होगा, U1 माइनस U2 प्लस V1। अब ये जो V2 की वैल्यू हमें मिली है इसको हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2, ये V2 के स्थान पर हम इस मान को रख देंगे U1 माइनस U2 प्लस V1 और ये था माइनस U2। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1, ये दोनों को आप जोड़ सकते हैं, M2 U2, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस M2 U2 प्लस M2 V1। अब U1 वाली जितनी भी राशियां दिख रही हैं उनको हम एक और कर लेंगे और U2 वाली जितनी राशियां दिख रही हैं उनको हम एक और कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं U1, हम U1 को लिखें तो U1, ये राशि इधर आ जाएगी तो U1 और ये पहले से है M1 माइनस M2, इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस ट्वाइस M2 U2 और V1 वाली राशियों को एक और कर लेंगे तो हमें मिलेगा V1 M1 प्लस M2 और इस इक्वेशन से हमको V1 की वैल्यू मिल सकती है, वो होगी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। ये हमें मिल गई V1 की वैल्यू, जो है संघट्ट के बाद पिंड A का वेग। इसी प्रकार से यदि हमें ज्ञात करना है V2 अर्थात B का वेग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन था उससे V1 की वैल्यू लिख लेंगे, V1 की वैल्यू निकाल करके पुनः उसे हम V1 के स्थान पर रख देंगे, ये है V1 का स्थान, और उससे हमें V2 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और V2 की वैल्यू जो हमें मिलती है, हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू हमें मिल गई ट्वाइस M1 अपॉन, इसको आप हल करके देख लेंगे, जो विधि हमने इसमें हल की है वैसे ही होगी, ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं बहुत कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं, और ये आप जो विधि बताई गई है उससे हम निकाल सकते हैं। अब ये इन दोनों को हमें याद रखना है, टक्कर के बाद जो पिंड A का वेग क्या होगा और टक्कर के बाद पिंड B का वेग क्या होगा। अब हमें ये दोनों सूत्र मालूम है कि टक्कर के पश्चात A का वेग क्या होगा और B का वेग क्या होगा। अब इन हम विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हैं, तो ये जो समीकरण हमें मिले हैं, इन दोनों समीकरण
में आप दोनों के द्रव्यमान बराबर रख के देखेंगे तो ये m माइनस एम ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m। अर्थात जब ये हमने परिस्थिति देखी, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर कर दिए, उस स्थिति में V1 इक्वल टू मिलेगा U2। ये आप देख सकते हैं, ये पद जो है वो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और इसी तरह से V2 इक्वल टू मिलेगा हमें ये ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m, अर्थात 1 हो जाएगा। V2 इक्वल टू U1 और ये m माइनस m, तो जो कि 0 हो जाएगा। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं या दो समान द्रव्यमान के पिंड में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो वो अपने आप के वेग को परस्पर चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अर्थात जो टक्कर के पहले जो दूसरे पिंड का वेग था वो टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग हो जाता है, और टक्कर के पहले जो पहले पिंड का वेग था वो टक्कर के बाद दूसरे पिंड का वेग हो जाता है। ये पहली परिस्थिति हो गई। अब उसके बाद दूसरी परिस्थिति में यदि हम देखें कि M2 द्रव्यमान की वस्तु B जो है वो विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, अर्थात U2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पद जो है 0 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। और V2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये 0 है, तो V2 इक्वल टू ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अब यदि इस परिस्थिति में दोनों द्रव्यमान को फिर से बराबर कर लें हम, मतलब ये परिस्थिति है यदि M1 और M2 को हमने बराबर कर दिया, ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा M माइनस M, अर्थात V1 इक्वल टू 0 और V2 इक्वल टू U1। ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो वस्तु हैं और दोनों के द्रव्यमान जब हमने बराबर लिया है, हम दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हमने बराबर लिए हैं, अर्थात ये पहले विरामावस्था में रखी थी और दूसरी वस्तु इस पर आकर के टकराती है, दोनों के द्रव्यमान m है, ये विरामावस्था में थी, U2 इक्वल टू 0 और इसका वेग था U1। तो यदि ये इससे टकराएगी उस समय क्या होगा कि ये टकराने के पश्चात ये रुक जाएगी, अर्थात V1 टक्कर के पश्चात ये जो इस A पिंड का वेग था U1 वो हो जाएगा, V1 0 हो जाएगा, और V2 जो है अर्थात ये जो स्थिर अवस्था में रखा हुआ पिंड था वो पहले पिंड के वेग से गति करने लगेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है ये कि ये तो सही है कि दोनों के वेग आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे भी हुआ कि यदि दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं तो उनके वेग एक्सचेंज हो गए, अर्थात ये पिंड स्थिरावस्था में रखा था, ये आकर के उसमें टकराया तो ये इसके वेग से चलने लगा और ये स्थिर हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब इसके बाद हम कुछ और परिस्थिति भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि तीसरी परिस्थिति हम देखें कि यदि M1 बहुत छोटा है M2 से, तो हम क्या करेंगे, M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए M1 को छोड़ देंगे, है ना, ये इस इक्वेशन से आप देखिए M1 को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, अर्थात 0 मान लेंगे। उस परिस्थिति में हमें क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू, यहाँ मिला
इसको हमने छोड़ दिया, माइनस m2 अपॉन ये हो गया m2, m1 को छोड़ दिया, और u1 प्लस ट्वाइस m2 अपॉन m2 u2। अब इस समय यदि हम फिर से u2 को 0 ले लें तो ये पद हट जाएगा। तो क्या आया, v1 इक्वल टू माइनस u1, और v2 अर्थात इस समीकरण में रखेंगे तो v2 इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 को पुनः हम छोड़ देंगे, 0 मान लेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा, v2 इक्वल टू m2 अपॉन m2 u2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात v2 इक्वल टू u2। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिले कि यदि जो एक बहुत भारी वस्तु है उससे आकर के एक हल्की वस्तु टकराती है जो m1 द्रव्यमान की है, ये m2 द्रव्यमान है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इसकी तुलना में। ऐसी स्थिति में टक्कर के पश्चात क्या होगा कि जो पहले पिंड का वेग था u1 वेग से टकरा रही थी, वो वापस इसी दिशा में आ जाएगा, मतलब v1 उससे टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। जबकि ये स्थिर अवस्था में थी तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि u2 क्या था, 0 था, इसलिए v2 जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि u2 हमने 0 ले लिया है। अर्थात ये जो स्थिर अवस्था में बहुत भारी वस्तु रखी है, स्थिर अवस्था में थी तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जबकि जो उससे एक हल्की वस्तु आकर के टकरा रही है वो उसी वेग से वापस उसी दिशा में चली जाएगी जिस दिशा से वो आई थी। इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि यदि हमारे पास में बॉल होती है और उस बॉल को हम दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है कि ये टकरा करके पुनः जितने ज़्यादा स्पीड से हम उसे फेंकते हैं वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, और जबकि दीवार पर कोई फ़र्क नहीं होता है। इसी प्रकार हम देखें, यदि m2 बहुत छोटा है m1 से, तो अब ये जो समीकरण हमें मिले हैं, इन दोनों समीकरण में m2 को 0 रख दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए v1 इक्वल टू m2 को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा m1 अपॉन m1, यहाँ से m1 अपॉन m1, और ये 0 हो जाएगा, m1 अपॉन m1 मतलब u1, और ये तो 0 रख ही दिया है तो 0 हो जाएगा। दूसरा v2 कैसे निकालेंगे, फिर आप देखिए यहाँ से m2 को हमने 0 रखा है और ये मिल गया हमें ट्वाइस m1 अपॉन m1, अर्थात ट्वाइस u1। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मतलब कोई एक भारी वस्तु जो है वो एक हल्की वस्तु से जाकर के टकराती है। भारी वस्तु मतलब पिंड जो A है उसका द्रव्यमान m जो है वो बहुत अधिक है और ये u1 वेग से चल रहा है, और दूसरा पिंड जो है B, इसका द्रव्यमान m2 है जो कि बहुत कम है, और ये मान लीजिए u2 वेग से चल रहा है। यदि हम इसको स्थिर मानेंगे तो भी देख सकते हैं, मान लीजिए अभी हमने इसको u2 वेग लिया। अब इस समय आपने देखा कि संघट्ट के पश्चात इसका वेग जो था u1, v1 भी उतना ही रहा। v1 जो है वो u1 के ही बराबर रहा, मतलब ये भारी वस्तु जब इससे टकराई तो इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जिस वेग से चल रही थी उसी वेग से चलती रहेगी, मतलब v1 भी उतना ही होगा। लेकिन ये जो छोटी वस्तु थी वो इसके डबल वेग से चलने लगी, अर्थात ये जिस वेग से चल रही थी u1, उसके दोगुना वेग से वो उसी डायरेक्शन में भागने लगेगी। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं, इनको हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, इनके उदाहरण देख सकते हैं।
हम क्योंकि कंचे खेलते ही हैं प्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण, और उसमें भी यदि संघट्ट में भी हम द्रव्यमान अलग अलग लें, द्रव्यमान समान लें, एक खड़ा है, बहुत से जो हमने अलग अलग तरह के केसेस यहाँ देखे हैं, तो उनको हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं।